नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोहम्मद शफीउद्दीन द्वारा किया गया कानून का उल्लंघन, कार्यवाही की मांग। एबीवीपी ने वोट फॉर नेशन स्ट्रांग एम्पावर नामक एक अभियान शुरू किया। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि राजीव गौड़ा बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट जीतेंगे। कर्नाटका बीजेपी प्रमुख ने ईश्वरप्पा से शिवमोगा से चुनाव नहीं लड़ने का किया आग्रह। बस्तर से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा शाही परिवार ने ठुकराया राम मंदिर का न्योता। अरविंद केजरीवाल के बिना लॉन्च हुआ पार्टी का कैंपेन। अब समाचार विस्तार से। अल्पसंख्यक इकाई ईसाई समुदाय के अध्यक्ष येसुदासा ने मांग की है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले मोहम्मद शफीउद्दीन मोहम्मद हिसामुद्दीन, जो जिला वक्फ समिति बीदर के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। दिनांक 4 अप्रैल 2024 को पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शफीउद्दीन ने अवैध रूप से जिला वक्फ कार्यालय में आकर मोहम्मद अखिल के साथ राजनीति से प्रेरित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आचार संहिता का उल्लंघन किया। एक अतिरिक्त कानूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और बीदर जिला वक्फ बोर्ड बीदर ने माननीय जिला कलेक्टर बीदर और माननीय जिला पुलिस अधीक्षक बीदर को उनके कार्यालय पत्र संख्या WAAOSA BAKHA 10/20/23-24 दिनांक 4 अप्रैल 2024 के माध्यम से सूचित किया, लेकिन अभी तक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। येसुदास ने जोर दिया कि इस प्रकार कानून का उल्लंघन करना एक निंदनीय कार्य है। अधिकारियों को इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्यव्यापी मतदान जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। एबीवीपी ने वोट फॉर नेशन स्ट्रांग एम्पावर नामक एक अभियान शुरू किया। मैं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करूंगा। इसी के तहत आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीदर नगर की ओर से सन्स ऑफ ग्रेजुएट कॉलेज में मतदान जागरूकता अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के पैम्फलेट का विमोचन सरस्वती शिक्षा विकास समिति के अध्यक्ष एवं विद्या भारतीय जिला अध्यक्ष SV सज्जन शेट्टी ने किया और छात्रों को संबोधित किया। दशकों पहले ऐसे विश्लेषण थे कि भारत आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा, लेकिन आज भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां वह दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत इस महान भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें अवश्य मतदान करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पार्टी उम्मीदवार राजीव गौड़ा पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह अच्छे ज्ञान के साथ एक योग्य उम्मीदवार हैं और उनके जीतने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि राजीव गौड़ा अच्छे ज्ञान, सरोकार और लोक लुभावन विचारधारा वाले एक योग्य उम्मीदवार हैं। उनके पास बेंगलुरु उत्तर लोकसभा क्षेत्र से जीतने की पूरी संभावना है। उन्होंने दशरहल्ली विधानसभा क्षेत्र में महिला और बूथ स्तर के नेताओं के सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। राजीव गौड़ा आगामी लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शोभा करंदलाजे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। शोभा करंदलाजे ने 5 साल तक राज्य के साथ हुए अन्याय के बारे में एक भी दिन आवाज नहीं उठाई, क्योंकि लोग आपके वोट का महत्व रखते हैं। राजनीति और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में राजीव गौड़ा, जिनके पास उच्च शैक्षणिक योग्यता है, योग्यता और ज्ञान और राज्य के अन्यायों के बारे में लगातार आवाज उठाना आपके वोट को बहुत सम्मान देगा। समझदार बने और उसे जिताएं। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा से अपील की कि वे अपने भाई और मौजूदा सांसद बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ शिवमोगा से चुनाव न लड़ें। ईश्वरप्पा एक वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि येडियुरप्पा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अनंत कुमार के साथ पार्टी के निर्माण में आपका योगदान बहुत बड़ा है। भाजपा नेता ने कहा कि जब पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार कर रहा है तो कृपया अपनी नाराजगी दूर रखें और पार्टी को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाएं। विजेंद्र और राघवेंद्र दोनों कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के बेटे हैं। यह दावा करते हुए कि राघवेंद्र कम से कम 2 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे, विजेंद्र ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। हर समस्या का समाधान खोजने की संभावना हमेशा होती है। अगर आपको कोई शिकायत है तो फिर हमारे दिल्ली के नेताओं से मिले और अपनी समस्या का समाधान करें। हम आपके साथ हैं और हम भी चाहते हैं कि आप हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रहें। पूर्व केंद्रीय मंत्री बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने यह कहने पर आपत्ति जताते हुए कि दिनेश गुंडूराव का घर आधा पाकिस्तानी है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव की मुस्लिम पत्नी तबस्सुम राव ने उनके निंदनीय और सांप्रदायिक के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। यत्नाल की यह टिप्पणी की दिनेश गुंडूराव का घर आधा पाकिस्तान है बिल्कुल घटिया, अपमानजनक और
आपत्तिजनक है। मैं भले ही मुसलमान पैदा हुआ हूं, लेकिन कोई भी मेरी भारतीयता पर सवाल नहीं उठा सकता। क्या चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस आदतन अपराधी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राजनेता सार्वजनिक जीवन में है, दूसरों के व्यक्तिगत मुद्दों में नहीं पड़ना चाहिए। यह बांटने के उद्देश्य से दिया गया निंदनीय बयान है। यह उनकी ओछी और छोटी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। बीजेपी में भी कई लोग ऐसे हैं। शनिवार को यत्नाल ने तबस्सुम की धार्मिक पहचान का जिक्र करते हुए रामेश्वर कैफे ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान दिनेश गुंडूराव के घर में है। तब वो राव ने कहा, यत्नाल को मेरे पति को जो कुछ भी बताना था उसमें उन्होंने बेवजह मेरा नाम घसीटा। हमें आपसी सम्मान और शालीनता से नैतिक मानकों को बनाए रखने की जरूरत है। वे किसी व्यक्ति के धर्म को बीच में लाते हैं जो उनका निजी मामला है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनाव प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया है। कांग्रेस ने कभी गरीबी की चिंता नहीं की, उसकी परेशानियों को नहीं समझा। कांग्रेस परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसे गांव में पहुंचते थे। बीच में कांग्रेस 80 पैसे खुद लूट लेती थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मैंने कांग्रेस की लूट की इस व्यवस्था को बंद कर दिया है। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा है। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी पर भड़के हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्यवाही हो रही है। यहाँ के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। देश में लोकसभा के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई है। मगर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठ रहा था कि अब पार्टी की चुनावी तैयारियां कैसे चलेंगी। इन सभी सवालों का जवाब अब पार्टी ने दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के बिना ही अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। इस कैंपेन का नाम जेल का जवाब वोट से रखा गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी के नेताओं ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के मामलों में जेल में बंद हैं। आज उनकी पार्टी ने उनके बिना ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी। आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से नाम की कैंपेन शुरू किया है। इसके लिए पार्टी ने कई जगहों पर पोस्टर भी लगाया है। आम आदमी पार्टी अपने इस कैंपेन के लिए अरविंद केजरीवाल की तस्वीर का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी की ओर से जारी किए गए पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखा गया था। आपने कैंपेन की शुरुआत करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी भी बताई है। इस कैंपेन के जरिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता से मिलने के लिए उनके घर पर जाएंगे। हर किसी के घर पर जाकर नेता और कार्यकर्ता जनता से मिलकर उनके सामने अपनी बात को रखेंगे। पार्टी के नेताओं ने बताया कि जिस दिन मत डालने जाएंगे उस दिन जेल का जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस से निष्कासित किए गए संजय निरुपम ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खिचड़ी घोटाला मामले में बड़ा खुलासा किया है। संजय निरुपम ने कहा है कि संजय राउत ने भाई संदीप राउत के अकाउंट में अगस्त 2020 में 5 लाख रिश्वत आया था और संजय राउत के दोस्त सुजीत पाठनकर के बैंक अकाउंट में कई बार पैसा आया था। 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी देने का कॉन्ट्रैक्ट सहाद्री रिफ्रेशमेंट को मिला था। आगे इस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को
16 रुपए में 100 ग्राम खिचड़ी बांटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। राउत और अमोल कीर्तिकर ने गरीबों का 200 ग्राम खिचड़ी कोविड के दौरान चुराया। पात्रा चावल घोटाले में राउत ने अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी खरीदी और खिचड़ी मामले में बेटी को शामिल किया। एक कंपनी ने सहाद्री रिफ्रेशमेंट के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। इससे 37 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और 1 करोड़ का रिश्वत राउत परिवार ने लिया था। वैश्य बैंक के जरिए संजय राउत ने चेक के जरिए रिश्वत लिया था। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अब इलेक्टोरल बॉन्ड का लिंक भी जोड़ा जा रहा है। कथित तौर पर हुए इस घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, जबकि इस मामले में आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घोटाले के तार इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ते हुए भाजपा पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि कितने सुनियोजित तरीके से लोगों से छुपाकर बीजेपी सरकार ने ये घोटाले किए हैं, अब सामने आ गया है। ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब सामने लाकर रख दिया है। संजय सिंह ने कहा कि 33 ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। इन कंपनीज ने 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इनमें से 17 कंपनीज ने या तो टैक्स दिया ही नहीं या इन्हें टैक्स में छूट मिली है। वही 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने बीजेपी को 600 करोड़ दिया है। आईएमडी ने कहा है कि पूर्व और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के ज्यादातर इलाकों में अप्रैल महीने में गर्मी ज्यादा पड़ेगी और अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में यह महीना और भी अधिक गर्म रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक तेलंगाना, कर्नाटक और रायलसीमा के अलग अलग स्थानों पर हीटवेव चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर ज्यादा देखने को मिलेगी और तपिश महसूस होगी। उधर हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में सोमवार की सुबह बर्फबारी देखने को मिली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में रविवार की देर रात गरज के साथ बारिश की फुहारें पड़ने से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिन अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से छिटपुट से मध्यम बारिश होने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 2 वर्षों से भी अधिक समय से जंग जारी है और इसके थमने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने जापोरिजिजो न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एआईईए ने भी इस हमले को घातक बताया है। एआईईए की ओर से कहा गया है कि न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन हमला खतरनाक कृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए ने एक अलग बयान जारी कर एक रिएक्टर समेत संयंत्र पर ड्रोन हमलों का असर होने की पुष्टि की है। आईएईए ने कहा कि इकाई 6 में हुए नुकसान के कारण परमाणु सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं हुआ, लेकिन यह एक गंभीर घटना है जिससे रिएक्टर की रोकथाम प्रणाली के कमजोर होने की आशंका है। हमले को लेकर रूस के नियंत्रण वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अधिकारियों ने कहा है कि रविवार को यूक्रेन सेना ने ड्रोन से संयंत्र पर हमले किए, जिनमें संयंत्र की 6ठी विद्युत इकाई के गुंबद पर किया गया हमला भी शामिल है। संयंत्र के अधिकारियों ने कहा था कि इस घटना में कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है और हताहत भी नहीं हुआ। हमले के बाद संयंत्र में विकिरण का स्तर सामान्य बना रहा, लेकिन बाद में रविवार को रूसी परमाणु एजेंसी रोस्टॉम ने कहा कि अप्रत्याशित ड्रोन हमलों में 3 लोग घायल हो गए। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को यानी आज लगने वाला है। आज होने वाली यह खगोलीय घटना पश्चिम यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में, इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और आयरलैंड में ही नजर आएगा।
भारतीय मानक समय IST के अनुसार पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को 9:12 पर शुरू होगा और 9 अप्रैल सुबह 2:22 पर समाप्त होगा। इसमें करीब 4 मिनट तक अमेरिका में अंधकार छा जाएगा। गौरतलब है कि दुनिया में हर साल 2 से 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण ग्रहण करीब हर 18 महीने में एक बार ही होता है। इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से होते हुए उत्तरी अमेरिका को पार करेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। आप नासा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देख सकते हैं। इसी बीच यह भी बता दें कि कनाडा के ओंटारियो प्रांत का नियाग्रा क्षेत्र सूर्य ग्रहण देखने के लिए सबसे शानदार जगहों में से एक है। इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देखने के लिए इस स्थान पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की ओर से सूर्य ग्रहण देखने के लिए नियाग्रा फॉल्स को सबसे अच्छे स्थानों में से एक घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा झरना नियाग्रा फॉल्स कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोहम्मद शफीउद्दीन द्वारा किया गया कानून का उल्लंघन, कार्यवाही की मांग। ABVP ने वोट फॉर नेशन स्ट्रांग एम्पावर नामक एक अभियान शुरू किया। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि राजीव गौड़ा बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट जीतेंगे। कर्नाटका बीजेपी प्रमुख ने ईश्वरप्पा से शिवमोगा से चुनाव नहीं लड़ने का किया आग्रह। बस्तर से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा शाही परिवार ने ठुकराया राम मंदिर का न्योता। अरविंद केजरीवाल के बिना लॉन्च हुआ पार्टी का कैंपेन। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।